हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे फ्रेंड्स, जो 17वीं बीपीएससी के लिए बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। और टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं। इससे पहले परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 अपलोड हो चुके हैं, तो जाके आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जो एजुटेरिया का है, जो ऑथेंटिक बुक का है फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और आधार टेस्ट सीरीज एजुटेरिया का है फ्रेंड्स, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड पे है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसमें टोटल 17 टेस्ट थे, जिसमें 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 4 साइंस का हो चुके हैं और 3 वीडियो ज्योग्राफी का भी आ चुके हैं, तो जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट भी आ रहा है फ्रेंड, जो मेंस प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर 68 और 69 अगर बीपीएससी दिए होंगे पीटी, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अब ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं पूछता है करंट अफेयर में। और करंट अफेयर कोई हम लोग दो ऑथेंटिक क्लासेस का लेके चलेंगे फ्रेंड्स, जिसमें एडिटोरिया का और खान सर का या फिर किसी का ले लेंगे हम लोग। कम से कम 2 या 3 क्लासेस का करंट अफेयर करना चाहिए, जिससे आपको करंट अफेयर बीपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थिति में मानव शरीर के तापमान की सीमा क्या होती है? तो इसकी सीमा होती है फ्रेंड्स, इसका होता है 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री से नीचे या 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। यही कारण है कि थर्मामीटर की सीमा 35 से 42 डिग्री तक ही होता है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, और आज का टॉपिक में है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसमड किस उद्योग में प्राप्त एक अवशिष्ट उप उत्पाद है फ्रेंड्स? तो ये है चीनी के लिए। और ये प्रेसमड चीनी मिलों में गन्ने के रस के निस्पंदन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, तो ये गन्ने के लिए है। और प्रेसमड चीनी उद्योग में प्राप्त एक अवशिष्ट उप उत्पाद है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने डिपोजेबल ई सिगरेट या वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड किया है फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड ने 2023 में ही डिपोजेबल सिंगल यूज ई सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कानून पास किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे जरूर देखेंगे फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन अब आने लगा है कि पहले कितने सही हैं। तो देख लेते हैं कितने सही हैं फ्रेंड्स। इसमें हो गया, रूस अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए पहला परिचालन क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने वाला पहला देश है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और यह प्रणोदक के लिए बेहद कम ताप पर उपयोग किया करता है, तो ये भी सही है। और यह द्रवीकृत गैस आमतौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करता है, जो वजन को अधिक जोर देता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। ये डी वाला 2 क्वेश्चन जो है गलत है। क्रायोजेनिक इंजन विशेष रूप से अंतरताकीय अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च करने के लिए कुशल होते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 और 4 सही है, तो मतलब केवल 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन विशेष रूप से अंतरतारकीय अंतरिक्ष पेलोड में लॉन्च करने के लिए कुशल नहीं है फ्रेंड्स। यह क्रायोजेनिक इंजन पृथ्वी की कक्षा में या उसके आगे पेलोड लॉन्च करने के लिए बहुत कुशल है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है फ्रेंड्स? इसका आंसर देख लेते हैं 5 का। इसका आंसर है सी, जिसमें यह उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो कई प्रसंस्करण चरणों से गुजरते हैं और अक्सर उनमें योजक होते हैं, ठीक है। और इन खाद्य पदार्थों को अक्सर कई तरह के योजक होते हैं, जैसे कि संरक्षण, स्वाद, रंग और कृत्रिम तत्व इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स,
इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो कौन सा सही क्रम है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्सेक, उसके बाद प्रकाश वर्ष और उसके बाद खगोलीय इकाई। तो सबसे ज़्यादा पार्सेक होता है फ्रेंड्स, और पार्सेक का क्या है, तो पार्सेक यह वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय इकाई के बराबर 1 डिग्री का कोण बनाता है। अब एक पार्सेक बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 3.08, ठीक है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर एम होता है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष के बारे में क्वेश्चन आपको पॉलिटी में हमेशा मिलेगा, फिजिक्स में। और एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और प्रकाश वर्ष का कितना होता है मान, तो 9.5 इंटू 10⁻15 एम होता है, ठीक है। और खगोलीय इकाई यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं, और खगोलीय इकाई इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो प्रकाश वर्ष है ना, ये दूरी का प्रतीक होता है फ्रेंड्स, समय का नहीं होता है। तो एग्जाम में इसी तरह से पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार करना है और सही उत्तर को चुनना है। और इसमें देख लेते हैं, सरल लोलक की गति दोलन गति का एक उदाहरण है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और किसी पिंड की किसी निश्चित रेखा या बिंदु के चारों ओर इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। और अब आवधिक गति में कण निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी स्थिति में पुनः प्राप्त कर लेता है, इसीलिए लोलक को बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक नैदानिक उपकरण में एक लंबी संकीर्ण समान कांच की ट्यूब होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। इस बल्ब में पारा होता है। बल्ब के बाहर पारे का एक छोटा चमकता हुआ धागा देखा जा सकता है। उपर्युक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से किस उपकरण या यंत्र का उल्लेख करता है, तो ये करता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, ठीक है। हमारे शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। और थर्मामीटर में हमें जिस पैमाने का उपयोग करते हैं उसको सेल्सियस स्केल है फ्रेंड्स, और उसको डिग्री मतलब जो डिग्री हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, डिग्री सेल्सियस, तो इससे हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, और इसमें परफेक्शन में होता है फ्रेंड्स कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और पहले क्या हुआ था, पहले भी यूपीएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड, कि सारा क्वेश्चन आपको दे देंगे और लास्ट में पूछेंगे कि किसके बारे में बताया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब बीपीएससी भी है ना प्रिय फ्रेंड्स, ये भी मेंस की यूपीएससी की तरह आपका हो चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके आप टेस्ट लगाएंगे और करेंट अफेयर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों आपको निर्णायक साबित कर देता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है और सही उत्तर को चुनना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन सही से पढ़ना सीख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछता है वो देखना है, जैसे कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है, कितने सही हैं, ये चीज़ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाँ, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कथन है, तो किसी वस्तु का वेग बदल सकता है भले ही वह एक समान गति से चल रहा हो, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। और गति की दिशा में परिवर्तन से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो सकता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक बस ए से बी तक एक समान गति में V1 से चलती है और एक समान गति V2 से वापस ए पर लौट जाती है। इसकी औसत गति क्या होगी, तो औसत गति मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो औसत गति इज इक्वल टू कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय, ठीक है। तो ए से बी के बीच में जो दूरी है उसको मान लेते हैं x, और औसत गति इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो औसत गति इक्वल टू इसका फुल जो
सूत्र है उसका फॉर्मूला है जो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 2v1 इंटू टू v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे एग्जाम में आए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, ये चीज़ भी पूछ देता है। नेक्स्ट है, एक समान गति से सीधी रेखा में घूम रहे एक कण के लिए वेग समय ग्राफ स्लोप होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका शुद्ध त्वरण होता है। ठीक है, एक समान गति से सीधे रेखा में घूम रहे कण के लिए वेग समय ग्राफ का ढलान शुद्ध त्वरण देता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है और त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक गेंद को 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 2 सेकेंड के बाद गेंद का वेग होगा, और g इक्वल टू है तो g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला है कि वेग इज इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है फ्रेंड्स, और त्वरण है, त्वरण जो माइनस जी हम मानते हैं गुरुत्वाकर्षण, तो माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v इज इक्वल टू 30 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 10 इंटू 2, और इसका टोटल आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। फ्रेंड्स, इसमें फॉर्मूला पे आप अच्छे से पुट करेंगे, इसका आंसर होता है फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं तो ए टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिंड की एक समान वृत्तीय गति होती है, तो क्या होती है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, आवधिक गति, लेकिन सरल आवर्तक गति नहीं होती है। एक समान वृत्तीय गति में पिंड एक नियमित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के चारों ओर दोलन नहीं करता है, तो पिंड की गति आवधिक है लेकिन सरल आवर्तक गति नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रोलर कोस्टर की गति निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, दोलन गति के कारण। ठीक है, रोलर कोस्टर की गति असमान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। असमान वृत्तीय गति किसी वस्तु की गति का वृत्त के अनुदिश से होते हैं लेकिन वस्तु की गति समान नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, बल की भौतिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो क्या संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन गति का पहला नियम। न्यूटन गति का पहला नियम बल की भौतिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, बल की भौतिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यदि किसी पिंड का कोई शुद्ध बल कार्य नहीं करता है तब वस्तु का वेग नहीं बदल सकता है, अर्थात वस्तु गति नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पिंड लिफ्ट के फर्श से उठेगा और लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा जब क्या, तो जब इसका आंसर हो जाएगा लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक त्वरण के साथ नीचे की ओर तेजी से बढ़ रहा हो, तो आंसर हो जाएगा सी। जब लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक त्वरण के साथ नीचे की ओर गति कर रही होगी, तो पिंड लिफ्ट के फर्श से उठकर लिफ्ट की छत पे चिपक जाएगा। इस स्थिति में पिंड का स्पष्ट वजन नकारात्मक हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पैडल चलाते समय साइकिल पर लगने वाला घर्षण बल क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें पिछले टायर पर आगे की दिशा में होगी और अगले टायर पर पीछे की दिशा में होगी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला त्वरण अधिकतम होता है, तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चरम स्थिति पर। ठीक है, सरल आवर्त गति में कण पे लगने वाला त्वरण चरम स्थितियों पर अधिकतम होगा। SHM में प्रत्यानयन बल कण के विस्थापन से सीधे अनुपातिक होता है और विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, यह गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें दोनों सही है और सही ही उत्तर खोज रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा लक्षित दवा वितरण संभव बनाया गया है और नैनो प्रौद्योगिकी जीन थेरेपी में काफ़ी हद तक योगदान दे सकती है, तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के साथ हो सकता है? तो क्या क्या होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पादन, तो ये भी सही है। ध्वनि का उत्पादन, तो ये भी सही है। कोई गैस बन सकता है, तो ये भी सही है। और रंग में बदलाव हो सकता है, और इसमें सही ही उत्तर पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें चारों सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि 30 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करता है। यदि कुल विस्थापन 2.5 मीटर है और लगाए गए बल की दिशा में है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 25 जूल। बल द्वारा किया गया कार्य लगाए गए बल और बल की रेखा में विस्थापन का गुणनफल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 जूल। ठीक है, और यहाँ पे कार इज इक्वल टू फोर्स डी कोस्ट थीटा करके है और उसमें पुट किया हुआ है, तो सारे कुछ तो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही को चुनना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है फ्रेंड्स। तो पीने के पानी के शुद्धिकरण की रासायनिक प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं, तो ये सही है। और गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 15 सेकेंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाई जाती है। आवश्यक शक्ति होगी तो जी इज इक्वल टू क्या? तो 10 मीटर पर स्क्वायर है फ्रेंड्स। तो इसके क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 100 वाट। ठीक है, और शक्ति इजकल टू क्या होता है फ्रेंड? तो शक्ति इजकल टू किया गया कार्य बाई समय हो जाएगा, तो और इसका इजकल टू तो बल इंटू विस्थापन, शक्ति इजकल टू हो गया बल इंटू विस्थापन बटा समय, तो mgh इजकल टू mg8 बटा t हो गया। और इस पर अगर वैल्यू रख देंगे कि 15 इंटू 10 तो यहाँ पे 100 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक आदमी अपने सिर पर एम द्रव्यमान का एक पिंड लेकर समतल सड़क पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चल रहा है और इस दौरान कोई कार्य नहीं कर रहा है। कथन है किसके बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही है ये कथन। ठीक है, लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए तो पिंड की मूल गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, यह प्रारंभिक मूल्य का 4 गुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कार की गति v से 2v तक बदलती है, तो त्वरण की इस प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसे विराम से v तक तेज करने पर किए गए कार्य का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन गलत को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत खोज रहा है। तो जब वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो वस्तु को नीचे करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, नकारात्मक नहीं होता, ये सकारात्मक होता है। और कार्य तब माना जाता है जब कोई बल किसी पिंड को उसके अनुप्रयोग की दिशा में विस्थापित कर देता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। कार्य तब पूरा हुआ माना जाता है जब कोई बल किसी पिंड को उनके अनुप्रयोग की दिशा में विस्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों गलत ही पूछ रहा था, तो दोनों
इसमें दोनों गलत पूछ रहा था फ्रेंड्स। और तो क्या है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये था कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसीलिए हम लोग को गलती हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन हम लोग सही से नहीं पढ़ते हैं। जब वस्तु को नीचे किया जाता है तब वस्तु को नीचे करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है। तो यहाँ पे ये सही है फ्रेंड्स। और तब कार्य तब माना जाता है जब कोई बल किसी पिंड को उसके अनुप्रयोग की दिशा में विस्थापित करता है। तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। जब वस्तु को नीचे किया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होता है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा सकारात्मक होता है, जबकि लेकिन वस्तु को नीचे गिराने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है। तो ये ठीक था। और कार्य तब पूरा माना जाता है जब कोई बल किसी पिंड को उसके अनुप्रयोग की दिशा में विस्थापित कर देता है। तो दोनों सही था, इसीलिए आंसर हो जाएगा गलत पूछ रहा था तो दोनों गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर माफ़ कीजिएगा, आंसर सी डी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि गलत पूछ रहा था और दोनों सही है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोणीय गति का सिद्धांत। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केपलर का दूसरा नियम कोणीय गति के संरक्षण पर आधारित है। केपलर के दूसरे नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है। केपलर का दूसरा नियम बताता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का क्षेत्रीय वेग स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य ही पूछ रहा है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, डी सही है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हुई हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, वे गैर बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4% बढ़ जाए तो पलायन वेग में होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। पलायन वेग किसी वस्तु द्वारा ग्रह की गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग है, जो VE होता है 2gr अंडर रूट। अपलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। अपलायन वेग गुरुत्वीय त्वरण और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है, जब कोई पिंड किसी टावर से गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंसर हो जाएगा डी, पिंड और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। जब कोई पिंड किसी टावर से गिराया जाता है तो पिंड और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। नेक्स्ट, यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 60 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 360 न्यूटन। ठीक है, चंद्रमा की सतह का गुरुत्वीय त्वरण Gm होता है G/6 होता है, मतलब 1/6 होता है फ्रेंड्स। और Mg 6 न्यूटन है, तो यहाँ Mg/6 होगा तो 6 न्यूटन हो जाएगा। और Mg क्या होता है? तो 6 × 60 न्यूटन, तो 36, मतलब 360 न्यूटन होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1 ओम, 5 ओम, 15 ओम और 20 ओम का प्रयोग करके प्राप्त सबसे बड़ा प्रतिरोधक है, कौन सा है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 4 C आवेश को स्थानांतरित करने पर 28 जूल का कार्य करना पड़ता है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो आंसर है सी, 7 वोल्ट होगा, 7 वोल्ट।
एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? तो विभवांतर इज इक्वल टू किया गया कार्य बाई आवेश होता है, तो 28/4 हो जाएगा, तो 7 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है श्रृंखलन से तात्पर्य किसी तत्व के परमाणुओं की आपस में जुड़ने और श्रृंखला या वलय बनाने की क्षमता है, क्षमता से है। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक श्रृंखला गुण है? तो किस में है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन में। नेक्स्ट है 38 का क्वेश्चन कि 3C का एक आवेश एक विद्युत परिपथ में 2 सेकंड में घूमता है। परिपथ में कौन सा विद्युत उपकरण मौजूद होने का करंट दिखाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एमीटर 1.5 एम्पियर का करंट दिखाएगा। एमीटर 1.5 एम्पियर का करंट दिखाएगा। एमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापा जाता है फ्रेंड्स, तो विद्युत धारा एम्पियर, और एमीटर्स हमेशा श्रृंखला से जुड़े होते हैं और इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो विद्युत धारा आई इज इक्वल टू होता है Q/T, तो 3/2 हो जाएगा, तो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो आंसर हो जाएगा ए, मूल राशि का 1/4। मूल राशि का 1/4। यदि विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा 1/4, मतलब मूल धारा का 1/4। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है और कथन दिया है और कारण दिया है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। तो टीन और शीशे की मिश्रित धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका हो गया पहला तो सही है। और टीन और शीशा के मिश्र धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है, तो बहुत इसका आंसर होगा। दूसरा गलत है, कारण गलत है आंसर, तो आंसर हो जाएगा सी। फ्यूज परिपथ में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। फ्यूज धारा के तापमान प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार टीन और शीशे से बना होता है। ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होता है, न कि गलनांक बहुत अधिक होता है, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक 1.5 किलोवाट विद्युत आयरन का उपयोग प्रतिदिन 6 घंटे या 6 घंटे किया जाता है। विद्युत आयरन द्वारा 10 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 41 का बी, 90 यूनिट। ठीक है, खपत ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? 1/5 किलोवाट था, और उसके बाद 6 किलोवाट हो गया और इंटू 10, तो इक्वल टू 90 किलोवाट, मतलब 90 यूनिट होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस यीस्ट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर बी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया को। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग और घरों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन का कारण बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रेट और फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट है एक विद्युत बल्ब के तंतु से 2A की धारा पास करती है। 32 सेकेंड में तंतु के क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितनी होगी? तो 4 × 10⁻20। ठीक है, और नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म का गुण कुछ सामग्रियों, विशेष रूप से धातुओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मजबूत और अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक फेरोमैग्नेटिक सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का बी, सिल्वर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है और कथन दिया है फ्रेंड्स और कारण दिया है। तो इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। तो चुंबक के ध्रुवों को 2 टुकड़ों में तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और जब किसी चुंबक को चुंबकीय अक्ष के समानांतर 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो ध्रुव की ताकत आधी हो जाती है। तो ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी।
जिसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। चुंबक के ध्रुव अविभाज्य है। चुंबक के ध्रुव अविभाज्य है, इसलिए जब एक चुंबक को दो भागों में काटा जाता है तो परिणामी टुकड़ा दो अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। चुंबक की ताकत क्रॉस सेक्शन क्षेत्र से सीधे अनुपातिक होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है। क्या है ये फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक द्वारा आंशिक रूप से प्रतिकृषित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक द्वारा अत्यधिक आकर्षित होते हैं। तो ये भी सभी 3 पॉइंट देख लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है हेनरी के नियम और रसायन विज्ञान में इसके निहितार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 48 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो इसका देखते हैं। यहाँ पे बी होगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, तो इसमें सही ही पूछ रहा था। तो देखते हैं। हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर तरल में गैस की घुलनशील तरल की सतह के ऊपर गैस द्वारा लगाए गए दाब के सीधे अनुपातिक होता है। तो ये सही है। और डाल्टन, जो हेनरी के समकालीन थे, ने भी निष्कर्ष निकाला कि तरल घोल में गैस की घुलनशीलता गैस के आंशिक दबाव पर निर्भर होती है। इस प्रकार हेनरी के नियम में उल्लेखित अवधारणाओं का समर्थन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट है विलय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? तो यहाँ सही कथन पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें जो सही है वही हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सही है, पीतल जैसे मिश्रण धातु जो जस्ता और तांबे का मिश्रण है ठोस विलय माने जाते हैं और संरचना में भिन्न हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा सही है, तो आंसर है बी। ठीक है, जो सही है वही हमने देखा है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है गलत कथन को चुनना है। यहाँ पे गलत कथन को चुनना था और यहाँ पे क्या पूछा? हाँ, इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो देख लेते हैं गलत कौन सी है। तो 50 का आंसर बी, ये गलत है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और सही क्या है तो वो देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप में होती है, तो ये सही है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, तो ये भी सही है। और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 50 चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चलती है, न कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसलिए यहाँ पे गलत हो गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका बी और गलत ही देखना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कथन क्या है फ्रेंड्स और कारण है? तो अवरक्त विकिरण पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अवरक्त विकिरण को कभी कभी उष्मा तरंगे भी कहा जाता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अवरक्त विकिरण पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अवरक्त किरणों को कभी कभी उष्मा तरंगे भी कहा जाता है, तो दोनों सही था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है और कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसका देख लेते हैं 52 का फ्रेंड्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्राकृतिक में अनुप्रस्थ होती है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और विद्युत चुंबकीय तरंगे में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंगे के प्रसार की दिशा में के लंबवत होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम की कण तरंग के प्रसार दिशा की लंबवत दोलन करती है। ठीक है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है स्थिर अनुपात के नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन को चुनना है, तो जो हमारे लिए सही होगा वही हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स, गलत पढ़ने से फिर क्या ही फायदा है। तो सही कथन है, तो सही कथन हो जाएगा यहाँ पे बी, आंसर हो जाएगा बी, जिसमें
1 और 3 सही है। देखते हैं क्या क्या था इसमें। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा समान निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, भले ही स्रोत या तैयारी की विधि कुछ भी हो। नेक्स्ट है जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम के लिए एक मूलभूत व्याख्या प्रदान की, जिसमें बताया गया है कि सभी पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दोनों सही था। नेक्स्ट है 54 का कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ठोस की आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 54 का ए, एक्स किरणें। ठोस की आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें की खोज WC रोएंटगेन ने किए थे। ठीक है, एक्स किरणें का तो ध्यान रखिएगा कि WC रोएंटगेन ने किए थे एक्स किरणें का खोज। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स और कारण दिया है, और इसमें देखना है कि क्या कथन मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं, विचार करना है क्वेश्चन पे। 55 का, हाँ 55 का है कि प्रकाश निर्वात में 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करता है। और तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की गति 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, दोनों कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है 56 का कि यदि एक वस्तु को 18 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, 19 बनेगा। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे को थीटा कोण पे झुके हो तो प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होती है। तो 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1 होता है। तो 360/18 -1 मतलब हो गया 19 आंसर। तो 19 आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 57 का कि एक्लाइन कैफीन किस में मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चाय और कॉफ़ी दोनों में। ठीक है, तो कैफीन तो उसमें दोनों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है 58 का क्वेश्चन कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है तो निम्नलिखित निर्मित प्रतिबिंब होते हैं। तो क्या प्रतिबिंब होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान दिशा का। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनेगी, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवधन क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का बी, 1 से कम होता है। और आवधन इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स। तो प्रतिबिंब का आकार बाई वस्तु का आकार, और अवतल लेंस हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है धुएं का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो धुएं का सफ़ेद रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धुएं का सफ़ेद रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वायुमंडल में मौजूद धूल के कण, पानी की अणुओं और गैसीय अणुओं द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। धुएं की अणु प्रकाश तरंग दैर्घ्य के से बड़े होते हैं, इसलिए वे सभी रंगों के प्रकाश को समान रूप से बिखेरते हैं और बिखरा हुआ प्रकाश सफ़ेद दिखाई देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा सी। आवृत्ति का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इंडिगो, हरा, नारंगी और लाल। ठीक है, और हम लोग इसको विजियोर भी बोलते हैं और बैनिंग ऑफ पिनाला भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आवृत्ति क्या होता है। तो इंडिगो की कम होती, इंडिगो की सबसे ज़्यादा होती है, हरा, नारंगी और लाल। और तरंगधर लाल की सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, रेड की, लाल, नारंगी, हरा और इंडिगो। और आवृत्ति सबसे ज़्यादा इंडिगो की होती है इसमें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 5D क्षमता का एक उत्तल लेंस
और 10D मतलब डायोप्टर हो रहा है फ्रेंड्स। क्षमता वाला एक अवतल लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो संयोजन की शक्ति होगी। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए -5 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता होता है 5 डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता हो गया P2 में -10 डायोप्टर। तो संयोजन की शक्ति कितनी हो गई? तो P1 + P2 = 5 - 10 डायोप्टर हो गया, तो -5 डायोप्टर आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय इंद्रधनुष में क्या है? तो द्वितीय इंद्रधनुष में फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शीर्ष पे बैंगनी रंग होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में आंतरिक परावर्तन की कुल संख्या 2 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मानव आंख की दृष्टि की दृढ़ता होती है, तो कितनी होती है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी 1/16 सेकेंड। ठीक है, मनुष्य की आंख की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। वस्तु को हटा देने के बाद भी आंख से देखी गई वस्तु की छाप रेटिना पर 1 सेकेंड के 1/6वें भाग तक बनी रहती है। यदि हम इसके पहले किसी अन्य वस्तु को देखते हैं तो दोनों का आभास मिलाकर हमें निरंतरता का एहसास कराता है। नेत्र के इस गुण को दृष्टि की दृढ़ता के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट होगा संचलन के पास्कल के नियम के अनुसार बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया दबाव क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिना किसी नुकसान के तरल पदार्थ और कंटेनर की दीवार के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से प्रसारित होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल द्वारा डाला गया दबाव वायुमंडलीय दबाव के रूप में जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है और कथन दिया है और यहाँ पे कारण दिया है और इसमें देखना है कि पानी के लिए कोशिका नलिका में तरल मेनिस्कस अवतल होते हैं और असंजस बल निचले मेनिस्कस के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोनों सही है फ्रेंड्स। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए। ऊपरी मेनिकस और निचली मेनिकस का निर्माण असंजक और संजक बल पर निर्भर करता है। यदि संजक बल अधिक है तो ऊपरी मेनिकस उत्तल बनेगा और यदि असंजक बल अधिक है तो निचला मेनिस्कस अवतल बनेगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो कितनी होती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ए, बी और सी दोनों होगा। 760 mm ऑफ हर्ज और 360 टोर TORR। तो दोनों आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 69 का कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधियों तक सही कालानुक्रमण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉम्सन ने किया था फ्रेंड्स। एकदम ये सब नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन भी आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? तो 1897 में जे थॉम्सन द्वारा किया गया था। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी और प्रोटॉन की खोज 1917 को हुआ था और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किए थे और उनके गोल्ड फाइल प्रयोग के माध्यम से पहचाना गया था। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई थी फिर। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुआ था और जेम्स चैडविक ने किए थे। ठीक है, और उसके बाद पाई मोसान की खोज हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई मोसान की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो पाई मोसान जियो पियोन के नाम से भी जाना जाता है के अस्तित्व में भविष्यवाणी 1934 में हुई थी और किसने की थी? तो हिदेक युकावा ने की थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी, सही क्रम ही चुनना था। नेक्स्ट है स्थलीय वायु चलती है। तो स्थलीय वायु कैसे चलती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा रात के समय में। स्थलीय वायु और समुद्री वायु संवहन ऊष्मा स्थानांतरण के उदाहरण है। स्थलीय वायु में ठंडी वायु जमीन से समुद्र की ओर बहती है और समुद्री वायु में ठंडी वायु समुद्र से जमीन की ओर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है
खिड़की के अंदर पानी की बूंद किसके उदाहरण है? तो खिड़की के अंदर पानी की बूंदें संघनन का उदाहरण है। ठीक है, और खिड़की के अंदर पानी की बूंदें संघनन का उदाहरण है। संघनन प्रक्रिया में गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स। सोन एक इकाई है, तो क्या है फ्रेंड्स? तो ये आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिपरक प्रबलता। ठीक है, और सोन व्यक्तिपरक प्रबलता की एक इकाई है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्तिपरक है। कोई भी ध्वनि एक व्यक्ति के लिए तेज हो सकता है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। अलग अलग तीव्रता की ध्वनि को मापने के उद्देश्य से व्यक्तिपरक प्रबलता के सोन स्केल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फोटो केमिकल स्मॉग वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो तब बनता है जब वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रिया और अन्य स्रोत से प्रदूषण सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही ही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह आंखों में जलन पैदा करता है, तो ये सही है। यह रबर को फटने की ओर ले जाता है, तो ये भी सही है। और यह पौधे के जीवन को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, ये तीनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वह घटना जिसमें उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती कहलाती है, तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का सी, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि वह परावर्तन है जब ध्वनि 0.1 सेकेंड के अंतराल के बाद वापस आती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्यवेक्षक और परावर्तन के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, तो जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। जेनर डायोडर एक अर्धचालक डायोडर है जिसका उपयोग वोल्टेज को विनियमित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की धारा को इस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड किरणें के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की धारा को कैथोड किरणें के रूप में जाना जाता है यदि एक खाली ग्लास ट्यूब 2 इलेक्ट्रॉन से सुसज्जित है और एक वोल्टेज लगाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड वोल्टेज आपूर्ति नेगेटिव टर्मिनल से निकलती है। 1897 में जे थॉम्सन ने दिखाया कि कैथोड किरणें नकारात्मक रूप से आवेशित कण से बनी होती है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता है। अल्फा कण डबल आयनित हीलियम आयन He जो हीलियम के पावर 2 या हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा 76 का बी। 76 का कितना सी होगा फ्रेंड्स? कैथोड किरणें होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्व में किस में सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी है? तो किस में है 77 का? तो आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन में। नेक्स्ट है, रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए की जाने वाली थार्मिट प्रतिक्रिया में कौन सा अपचायक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम धातु। 79 का है, रदरफोर्ड किसकी खोज किए थे? तो रदरफोर्ड किसकी खोज की? तो रदरफोर्ड नाभिक की खोज किए हैं। तो रदरफोर्ड ने कण प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से नाभिक की खोज की है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक D2O को भारी जल के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विभिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का बी, जिसमें पहले हो जाएगा वाई रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी रे और लास्ट में रेडियो तरंगे। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के क्रम के विपरीत दिशा में होगी। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये सभी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है साबुन मिसेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, तो यहाँ सही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देख लेंगे इसमें जो सही होगा वही उसे हमें पढ़ना है, तो आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या सही है। तो साबुन के अणुओं की संरचना एक हाइड्रोफिलिक सिर से होती है जो पानी की ओर आकर्षित होता है, और एक हाइड्रोफोबिक पूंछ जो पानी को विकर्षित करती है, जिसके कारण साबुन पानी की सतह पर संरेखित हो जाते हैं और पूंछ उभरी हुई होती है, तो ये सही है। और जलीय घोल में साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं, जहां हाइड्रोफोबिन पूंछ अंदर की ओर होती है और जो उन्हें पानी से बचाती है, और हाइड्रोफिलिक सिर पानी के साथ बातचीत करने के लिए बाहर की ओर होते हैं, तो ये सही है। मिसेल का निर्माण साबुन को हाइड्रोफोबिक कोर के भीतर तैलीय गंदगी को फंसाने में सक्षम बनाते हैं। जो साबुन को धो दिया जाता है तो इसे धुली हुई सतह से प्रभावी ढंग से हटा दिया जाता है, तो तीनों सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। 82 नंबर का देख लेते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है और कितने युग्म सही सुमेलित है। ये जरूर देखेंगे कितने युग्म सही सुमेलित है, ऐसा पूछ रहा है, तो 82 का आंसर हो जाएगा। क्विक लाइम क्या है, तो क्विक लाइम सीमेंट का निर्माण करता है, तो ये सही है। स्क्वेड लाइम क्या है, तो सफ़ेदी है, तो ये भी सही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट बनाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, तीनों युग्म में सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं 83 का कि इसका उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो ये सही है। धन आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, तो ये भी सही है। ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है, तो ये भी सही है। और धनायन बनाने के लिए उदासीन परमाणु से प्रोटॉन प्राप्त होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश वाले आयन बनाने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ना कि प्रोटॉन का, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो इसमें गलत ही पूछ रहा था, और डी गलत है। नेक्स्ट है कण के प्रतिकरण में होता है। कण के प्रतिकरण कण में क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का सी, इसमें विपरीत आवेश और विपरीत चुंबकीय आघूर्ण भी होते हैं, तो दोनों सही है। कण के प्रति कण में आवेश की प्रकृति विपरीत होती है और चुंबकीय आघूर्ण विपरीत होती है। फोटॉन स्वयं प्रतिकण होते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं, कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और कोई भी त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स देखती भी हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो 85 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर क्या होगा 85 का, तो चींटी के काटने के प्रभाव को कैलामाइक घोल रगड़ने से बेअसर किया जा सकता है, तो ये सही है। और कैलामाइक घोल में जिंक कार्बोनेट होता है जो प्राकृतिक में क्षारीय होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 85 का, ए, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कितने सही हैं पूछ रहा है, कितने सही हैं ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका 86 का देखते हैं कि क्षारक एक ऐसा क्षारक है जो पानी में घुल जाता है, तो ये सही है। और इसमें पानी में किसी क्षारक का घुलना एक उष्मा क्षेपी प्रक्रिया हो सकती है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, मतलब क्या, तो इसमें पूछ रहा था कौन सा सही है, तो इसमें 2 सही है, केवल 2 सही है फ्रेंड्स। और CaOH2 क्षारक का एक उदाहरण नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये कथन गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 क्षारक का एक समान उदाहरण है, न कि नहीं है, तो इसलिए वो गलत हो गया था। नेक्स्ट समस्थानी के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है,
तो 87 का आंसर हो जाएगा डी। और सही क्या है तो ये देख लेते हैं, समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं, ये सही है। समस्थानिक द्रव्यमान संख्या में भिन्न होते तो ये भी सही है। समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है तो ये भी सही है। तो सही इसमें पूछा था गलत कौन है, तो डी गलत है। समस्थानिक में भौतिक गुण समान होते हैं तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, 87 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का क्या क्या उदाहरण है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का कांच की नली को तोड़ना। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है फ्रेंड्स, क्योंकि कांच अगर टूट जाते तो उसे वापस भी बनाया जा सकता है। और केक पकाना, लोहे की छड़ पर जंग लगना और अंडे तलना, ये तीनों रासायनिक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक बार ये हो जाने के बाद इसे वापस उसी वे में नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए इसको रासायनिक कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो परिवर्तित होकर के वापस भी उसी तरीके से बना दिया जाता है। जैसे कि बर्फ़ अगर बना हुआ है, उसको बर्फ़ को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि बर्फ़ को अगर बाहर रख देंगे तो वो पानी बन जाता है और फिर से वो उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि रासायनिक जो एक बार बदल जाने के बाद वो वापस उस प्रक्रिया में नहीं आता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कथन है और यहाँ पे कारण दिया हुआ है, तो इसका देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन को भविष्य के एक स्वच्छ ऑटोमोबाइल ईंधन माना जा रहा है, तो ये सही है। और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे सही कितने सही हैं वो पूछ रहा है। तो ये कितने पे जरूर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर 3-4 दिया रहता है और कितने हैं तो इसमें 1 या 2 भी सही हो सकते हैं, तो इस तरीके से पूछता है। क्योंकि जब 68 का अगर पीटी देंगे ना, तो जो इससे पहले ऐसे नहीं पूछता था कितने सही है कितनी गलत है, तो अब से पूछने लगा है कितनी सही है कितनी गलत है, वो बीपीएससी के लिए फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ। तो कितनी सही है, 90 का आंसर देख लेते हैं। तो केवल एक कथन सही है फ्रेंड्स, जिसमें जब वर्षा जल का पीएच 6 से 7 की सीमा में होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कथन एक में क्या है, जब वर्षा जल का पीएच 6 से 7 तक की सीमा पे होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो ये कथन गलत है फ्रेंड्स। वर्षा जल का पीएच स्वाभाविक रूप से थोड़ा अम्लीय होता है, तो आमतौर पर 5 से 5.6 तक होता है। अम्लीय वर्षा का इस सीमा को से काफ़ी कम पीएच के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आमतौर पर वायुमंडलीय में प्रदूषण के कारण 5 के नीचे होते हैं। तो यहाँ पे 6 और 7 तो था ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। और इसमें सही पूछ रहा है, तो कितने सही है ये देख लेते हैं। कथन 2 में क्या है कि जब मुंह का पीएच 7 से अधिक होता है तो दांतों का इनेमल खराब होने लगता है। तो देख लेते हैं, जब मुंह का पीएच 7 से अधिक होता है तो दांतों का इनेमल खराब होने लगता है, ये भी कथन गलत है। 5.5 से नीचे की पीएच पर दांतों का इनेमल कमजोर होने लगता है एवं स्वस्थ मुंह में आमतौर पर थोड़ा अम्लीय से लेकर तटस्थ पीएच 6.8 के आसपास होता है, तो ये गलत था फ्रेंड्स। और इसमें सही पूछ रहा तो 3 ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देख लेते हैं, अम्लीय परिस्थिति में किसान मिट्टी को बिना बुझे हुए चूने से उपचारित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसलिए अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए बिना बुझाए हुए चीनियों का उपयोग के बारे में केवल कथन 3 सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें एक क्वेश्चन सही है, एक कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 91 का कि कपूर और NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वाधर पतन। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में बहुत बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। कपूर और NaCl के मिश्रण को ऊर्ध्वाधर द्वारा अलग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कपूर एक उदात्त ठोस है, गर्म करने पर कपूर गैस में परिवर्तित हो जाता है और ठोस NaCl पीछे रह जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो इसमें कौन कौन सही कथन होंगे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यदि संतृप्त विलेय बनाने के लिए विलायक द्रव में ठोस विलेय बनाया जाता है तो आयतन में वृद्धि नहीं होती है, तो ये सही है। और यदि संतृप्त विलेय में विलेय मिलाया जाता है तो विलेय का अवक्षेपण होता है, तो ये भी सही है और सही ही पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। शुद्ध विलायक में विलेयक मिलाने पर संतृप्त विलायक का स्तंभ नहीं बढ़ता है। यदि विलयन में विलेय मिलाया जाता है तो विलेय का अवक्षेपण होता है। तापमान में वृद्धि के साथ ठोस विलेय की घुलनशीलता बढ़ जाती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोहरा। कोहरा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें आंसर 93 का देखते हैं। कोहरा कोलाइड का एक उदाहरण है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और कोहरा द्रव्य में गैस प्रकार का एक कोलाइड होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कोहरा एक कोलाइड का विलयन है जिसमें परिक्षिप्त अवस्था के रूप में जल मतलब तरल और वायु में प्रक्षेपण माध्यम के रूप में परिक्षेपित होता है, इसलिए गैस में द्रव प्रकार का एक कोलाइड होता है। निलंबन एवं विषम मिश्रण है जिसमें ठोस के बहुत महीन कण किसी भी माध्यम में परिक्षिप्त होते हैं, तो इसका 93 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन ही चुनना है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं 94 का। बर्फ का गलनांक हमेशा 0 डिग्री होता है, तो गलत है फ्रेंड्स। बर्फ का गलनांक स्थिर नहीं होता है, यह दबाव पर निर्भर करता है। और बर्फ का गलनांक स्थिर नहीं होता है और यह दबाव पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है और इसके विपरीत दबाव घटने पर गलनांक बढ़ जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें दूसरा सही था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कितने युग्म सही सुमेलित है, तो ये देखना है कितने युग्म सही सुमेलित है 95 का, तो आंसर देख लेते हैं। इसमें केवल एक युग्म सही सुमेलित है फ्रेंड्स, तो इसका देखते हैं। मधुमक्खी के डंक से निकलने वाला अम्ल HCl होता है, तो मधुमक्खी के डंक से निकलने वाला अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में मौजूद अम्ल वास्तव में फॉर्मिक अम्ल होते हैं, और तो ये गलत है फ्रेंड्स। और सही युग में कौन सा, तो शुक्र का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ये एक सही है और इसमें केवल एक ही सही है। एंटासिन मिथेनोइक अम्ल है, तो ये भी गलत है। एंटासिक मिथेनोइक अम्ल पेट के अम्ल को बेअसर करने के लिए एंसाटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। मेथनोइक अम्ल ही वह अम्ल है जिसे आप मधुमक्खी के डंक में बेअसर करना चाहते हैं, ना कि एस्टाइक में पाया जाता है, तो ये दोनों गलत था, तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, तो बी वाली सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोर्ट में सही कथन को चुनना है, तो 96 का हो जाएगा। पानी हमेशा 100 डिग्री पे उबलता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पानी और दूसरा क्या था, पानी 100 डिग्री से अधिक तापमान पे उबलता है जब इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ होती है, तो बिल्कुल सही है, दूसरा सही है फ्रेंड्स, पहला गलत है। आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा सही है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे उबलता है या तो आसपास का दबाव एक एटीएम से अधिक होता है या इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। उबलते पानी के नमक की खारे घोल का तापमान दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक होता है। प्रेशर कुकर में पानी 120 से 130 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता है, अंदर दबाव बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है इमेलिनाइट अयस्क में मौजूद धातु हैं, ये क्या है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लोहा और टाइटेनियम दोनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है 98 का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत दिखना है फ्रेंड्स, तो 98 का देखते हैं। इसका सी गलत है। पिंच ब्लेड थोरियम का अयस्क होता है, तो ये गलत है। पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, ना कि थोरियम का, तो इसलिए वो गलत हो गया। और सही क्या है, तो सोडियम धातु बोरेक्स में मौजूद होते, तो ये सही है। एल्यूमिनियम धातु बॉक्साइड में मौजूद होते, तो ये सही है फ्रेंड्स। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि एल्यूमिनियम किसका धातु है, तो बॉक्साइड का। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मौजूद होते हैं, तो ये भी सही था, तो गलत
गलत पूछ रहा था तो सी गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धातुओं के कौन से जोड़े पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाए जा सकते हैं? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, सोना और प्लेटिनियम। ठीक है, तो आंसर डी। 100 का क्वेश्चन है, कपड़ों को प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन में माइका का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो 100 का क्या होगा? आंसर हो जाएगा माइका बिजली का अच्छा सुचालक होता है, तो गलत है फ्रेंड्स। और माइका ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, तो बिल्कुल सही है, माइका ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। अब्रक का उपयोग कपड़ों के प्रेस करने के लोहे में किया जाता है, क्योंकि अब्रक गर्मी का अच्छा संवाहक होता है। अब्रक बिजली का खराब संवाहक होता है और उच्च तापमान को सहन कर सकता है। वे गर्मी सहन करने वाले इंसुलेटिंग और ढांकता हुआ है। और अब्रक सिलिकेट खनिजों का समूह है और यह अग्नेय और कायांतरित चट्टानों में आम होते हैं। तो आंसर क्या होगा 100 का? बी, पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट है D2O भारी जल का गलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, H2O से अधिक। ठीक है, D2O भारी पानी का गलनांक D2O भारी पानी का गलनांक H2O से अधिक होता है। ठीक है, और D2O में H2O की तुलना में अधिक आणविक द्रव्यमान और अधिक सहभागिता होती है, इसलिए यह उच्च गलनांक और क्वथनांक दर्शाता है। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से T रेडियोधर्मी होते हैं। D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक और मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें से किसी में से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें निम्न की मात्रा अधिक होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी, इमाइलोज का आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखना है और इसमें पूछ रहा है सही कूट को चयनित करने। तो इसका 104 का आंसर हो जाएगा सबसे प्रचुर धातु कौन है? तो सबसे प्रचुर धातु एल्यूमिनियम है। ठीक है, सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना बहुत पतला भी किया जा सकता है और इसका आंसर ही होगा, देखने से समझ में आ गया फ्रेंड्स। और आगे है विद्युत का अच्छा चालक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा शीशा। और नहीं, विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी होता है फ्रेंड्स, ना कि शीशा होता है। और विद्युत का खराब चालक कौन होता है? तो वो शीशा होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम विस्फोट में शामिल हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो इसका 105 का आंसर हो जाएगा सी, ड्यूटेरियम डी और ट्रिटियम टी होते हैं। हाइड्रोजन बम में शामिल हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम डी और ट्रिटियम टी समस्थानिक होते हैं। परमाणु संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम की अवधारणा होती है और परमाणु प्रतिक्रिया में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हीलियम और भारी मात्रा में ऊर्जा बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। परमाणु बम की अवधारणा परमाणु विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, विखंडन होता है इसलिए परमाणु बम फूटता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, स्टील और पिटवा लोहा में कौन से अधिक लचीला होते हैं? तो 106 का आंसर हो जाएगा बी, पिटवा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 107 का डी। और सही क्या है? तो जंग लगने के कारण नमूने का वजन बढ़ जाता है, तो ये सही है। खारे पानी में लोहे पर जंग लगने की प्रतिक्रिया शुद्ध पानी की तुलना में तेज होती है। स्टील पर जंग लगने की प्रक्रिया लोहे की तुलना में तेज होती है, तो ये तीनों सही है। और गलत क्या पूछ रहा था? तो गैल्वेनाइज लोहा शुद्ध लोहे की तुलना में अधिक तेजी से जंग खाता है, तो ये गलत है।
और इसका देख लेते हैं। जस्तीकृत लोहे में जंग नहीं लगता है। जस्तीकृत इस्पात या लोहे पर जंग लगाने से बचाने के लिए सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया है। सबसे आम विधि गर्म डुबकी गैल्वेनाइजिंग है, जिसमें भागों को गर्म पिघले हुए जस्ते के स्नान में डुबोकर लेपित किया जाता है। ठीक है, तो अगर जो लोहा जो जिसमें जंग लगता है उसमें जस्ते का अगर लेप लगा दिया जाए तो जंग नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, हीरे और ग्रेफाइट में ऊष्मागतिकी के हिसाब से अधिक स्थिर कौन सी है? तो 108 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। हीरे की तुलना में ग्रेफाइट अधिक स्थिर है। हीरे के रूप में कार्बन की ग्रेफाइट में एंथैल्पी में परिवर्तन नकारात्मक है। इससे पता चलता है कि ग्रेफाइट हीरे की तुलना में अधिक अस्थिर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हीरे और ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो क्या सही नहीं होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, हीरा क्यों कार्बन से कठोर होता है, तो ये गलत है। और क्या क्या सही है? तो ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु के छल्ले होते हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बनिक परमाणु से बंधा होता है। तो तीनों सही था, जबकि इसमें नहीं पूछ रहा गलत कौन सा है, तो डी गलत है। नेक्स्ट, परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे सही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 110 का क्वेश्चन कि जो सही है वही हम देख लेंगे फ्रेंड्स। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने परमाणु को एक केंद्रीय नाभिक के रूप में वर्णित किया, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं। तो इसका ये तो सही था फ्रेंड्स, और दूसरा है जिसमें दूसरा गलत है फ्रेंड्स। और तीसरा, सोडिंगर का मॉडल इलेक्ट्रॉन वितरण को विस्तृत करने के लिए क्वांटम संख्याओं का उपयोग करता है, और यह एकल इलेक्ट्रॉन और बहु इलेक्ट्रॉन दोनों प्रणाली में लागू होता है। तो इसमें सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है। और तीसरा गलत था फ्रेंड्स। तो गलत है तो उसको मैं क्यों पढ़ूँ, है ना, क्योंकि गलत भी अगर दिमाग में आ जाएगा तो उस टाइम लगेगा कि ये सुना है और हमें गलत टिक हो सकता है। ठीक है, और दुनिया में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दुनिया में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिटुमिनस। ठीक है, और बिटुमिनस कोयला दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कोयला है, जिसमें कितना है? तो 87% है फ्रेंड्स। यह कोयले की दूसरी सबसे उच्च गुणवत्ता और जिसमें कार्बन की मात्रा 76 to 86 तक होती है। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे उच्च श्रेणी है, जिसमें स्थिर कार्बन उच्च प्रतिशत और वाष्पशील पदार्थ का कम प्रतिशत होता है फ्रेंड्स। लिग्नाइट कोयला, जिसमें ब्राउन कोयला भी कहा जाता है, कार्बन की सबसे कम सांद्रता वाले सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो 111 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, टच स्क्रीन फास्ट चार्जिंग बैटरी में कार्बन के किस एलोट्रोप का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ग्राफीन का। नेक्स्ट है 113 का कि पानी की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण पानी की अस्थायी कठोरता होती है। पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और इसे साधारण उबालने से हटाया जा सकता है। पानी में चूना डालकर इस कठोरता को दूर किया जा सकता है। जब ऐसे पानी को उबाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है और अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्टेनलेस स्टील में एक आवश्यक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा डी, टीन नहीं है। ठीक है, और लोहा, क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील में आवश्यक घटक है फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 115 का कि गर्मियों के दौरान मछली और अन्य जलीय जानवरों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
पानी में ऑक्सीजन के कम घुलने का कारण हो जाता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। गर्मियों में तरल में घुली गैस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जानवरों का जीवन रहना मुश्किल हो जाता है, जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, तरल में घुली गैस की मात्रा दाब के सीधी अनुपातिक और तापमान के भी तो क्रमानुपाती होता है, इसके कारण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, KEDA वसा में घुलनशील है। और पानी में कौन कौन है फ्रेंड्स? तो भैंस गई पानी में, ऐसा करके हम लोग याद किए, बी और सी पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण आश्वन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 17 का डी, दूध और पानी। जबकि मेथनॉल और इथेनॉल को समुद्री जल में अशुद्धियों को और पानी और इथेनॉल को आश्वन द्वारा अलग किया जा सकता है। दूध और पानी को सरल आश्वन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दूध, पानी, प्रोटीन, शर्करा, वसा और खनिज सहित विभिन्न घटकों का एक जटिल मिश्रण है। ठीक है, और आसवन में मिश्रण को उस बिंदु तक गर्म किया जाता है जहां सबसे कम क्वाथनांक वाला घटक पहले वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्पन को एकत्र करके अलग कंटेनर में संगठित किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हेनरी के नियम निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? और किस कथन से संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का बी। इसमें कहा गया था कि किसी तरल में गैस की घुलनशीलता तरल के ऊपर गैस के आंशिक दबाव के सीधे अनुपातिक होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फोटोकेमिकल स्मॉग में आमतौर पर क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है। और क्या होता है? तो प्रॉक्सी, एसीटाइल नाइट्रेट, ओजोन और एक्रोलीन होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो 120 का आंसर हो जाएगा डी, अपशिष्ट के घुलने से पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती, तो ये गलत है। स्वच्छ जल का BOD मान 5 ppm से कम है, तो ये सही है। पीने के पानी का pH 5.5 से 9.5 के बीच होना चाहिए। और कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का वायु प्रदूषक है, तो ये भी सही है। कौन सा सही नहीं था? तो डी सही नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 121 का कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछ रहा है, तो 121 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बो की होमोग्लोबिन ऑक्सी होमोग्लोबिन की तुलना में कम स्थिर होता है, तो ये गलत है। और जबकि सही क्या है? तो यह कार्बन के अधूरे दहन के कारण होता है। और ये 66 में या 67 ये पूछा था, तो ये ध्यान रखेंगे। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक विषैला होता है, तो ये तीनों सही था, जबकि बी गलत था। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है, DDT है। क्या है DDT फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, तो आंसर सी। नेक्स्ट है, यदि किसी घोल का pH मान 4 से 6 हो जाता है तो H+ की सांद्रता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 100 गुना घट जाती है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आई थिंक पूछा हुआ है फ्रेंड्स, मुझे ध्यान नहीं है कि कब पूछा हुआ, लेकिन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 124 का कि दूध एक कोलाइट्रल प्रणाली है जिसमें क्या, तो वसा पानी में निक्षेपित हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। दूध तरल कोलाइड में एक प्रकार का तरल होता है जिसमें इमल्सन के रूप में भी जाना जाता है। दूध में वसा पानी में फैल जाते हैं, यानी वसा फैली हुई अवस्था है और पानी फैलाव माध्यम। ठीक है, 125 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पहला है नल का पानी, दूसरा आसुल जल और तीसरा समुद्र के जल एक गिलास को जमने तक ठंडा रख किया जाता है। जिस क्रम में वे सबसे पहले जमेंगे वो कौन से हैं? 125 का आंसर हो जाएगा डी, आसुत जल, नल का जल और समुद्र का जल। सबसे पहले जलेंगे आसुत जल, उसके बाद नल का जल, उसके बाद समुद्र का जल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, धातुएं अच्छी चालक होती हैं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्योंकि
क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, धातुएं बिजली की अच्छी संवाहक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वस्तु परमाणु के नेटवर्क में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के समुद्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु से संबंधित नहीं होती है बल्कि धातु नेटवर्क के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जो उन्हें ऊष्मा और बिजली का महान संवाहक बनाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु संचालित में आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे विद्युत धारा उनके माध्यम से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मानव गुर्दे में पथरी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत बार पूछा है एग्जाम में फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है फ्रेंड्स? तो प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके शर्करा के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन पानी के अणुओं से आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त प्रवृत्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन को चुनना है। फ्रेंड्स, इसमें जो सही होगा वो हम देख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है, तो दोनों पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करती है और एक ही समूह के तत्वों के समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हुए समान संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, तो ये सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुण एक आवर्त में बाएं से दाएं घटता है और एक समूह के भीतर ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 1 2 सही है। तो नेक्स्ट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 130 का आंसर हो जाएगा सी, प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा सकते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा या घटाया जा सकता है। यह अभिकारक या उत्पाद की ऊर्जा सामग्री को प्रभावित नहीं करता है। सकारात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करके प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और नकारात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर प्रतिक्रिया की दर को कम करता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक की मात्रा का उपभोग नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, लंबे समय तक हवा से संपर्क में रहने पर चांदी की धातु काली हो जाती है। ऐसा निम्न के बनने के कारण होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी, Ag2S। सिल्वर धातु वायुमंडल में मौजूद सल्फर के साथ प्रक्रिया करता है और सिल्वर सल्फराइड Ag2S बनाता है, जिसके कारण वो फीके और काले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रेयॉन को वास्तव में सिंथेटिक फाइबर नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह लकड़ी के गुद्दे या प्राकृतिक कपास से तैयार किया जाता है, इसलिए उसको वास्तविक सिंथेटिक फाइबर नहीं माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, आधुनिक गिटार के तार किस बहुलक से बने होते हैं? तो 133 का आंसर हो जाएगा सी, नायलॉन से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, साबुन उद्योग द्वारा प्रयोग उपोत्पाद है, क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्लिसरॉल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ यह है कि डिटर्जेंट कठोर पानी के साथ भी झाग देता है, जबकि साबुन कठोर पानी के साथ झाग नहीं देता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बारूद में निम्नलिखित का मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का होता है बारूद में मिश्रण, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है,
माउथ वॉश और टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 137 का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग आमतौर पे माउथ वॉश और टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बादल एक कोलाइड परिक्षेपण है, तो किसका है फ्रेंड्स? तो 38 का कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, हवा के प्रक्षेपण माध्यम में पानी की बूंदें। नेक्स्ट है पायरेहेलियोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो किसको मापने के लिए फ्रेंड्स? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी, सौर विकिरण को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड में सही कथन को चुनना है। तो 140 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें एक और दोनों सही है। जब भाप 100 डिग्री पर आपके हाथ को जलाती है तो 100 डिग्री पर पानी से जलने की तुलना में अधिक गंभीर जलन होती है, तो बिल्कुल सही है। और 100 डिग्री पर भाप की ऊर्जा सामग्री 100 डिग्री सेल्सियस में पानी से अधिक होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है कम फूला हुआ गुब्बारा सूर्य के प्रकाश में फूल जाता है, यह गैस से नियम का पालन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लुसाक के नियम। कम फूला हुआ गुब्बारा सूर्य के प्रकाश में फूल जाता है, यह गे लुसाक नियम का पालन करता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप PYQ करेंगे ना फ्रेंड्स घटना चक्र का, तो इसमें सारा क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दबाव बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में पानी 120 डिग्री से 130 डिग्री तापमान पर उबलता है। भोजन को अधिक तापमान दिए जाने से खाना जल्दी पकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि तरल का क्वथनांक सीधे दबाव के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन से होंगे फ्रेंड्स? 143 का आंसर देख लेते हैं। इसमें बी होगा, जिसमें HCl एक यौगिक है, ठीक है। सभी अणु यौगिक होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो अणु रासायनिक रूप में संयुक्त परमाणुओं का समूह है। इसमें एक ही तत्व अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस या अम्लीय होते हैं और CO2 गैस कम तापमान पर पेय में अधिक घुलनशील होती हैं, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इसमें सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयोग सही कथन को चुनना है। तो 145 का है कार्बन ब्लैक का उपयोग काली प्रिंटिंग स्याही के मुख्य घटक के रूप में किया जाता है, तो ये सही है। और कार्बन ब्लैक सीमित मात्रा में हवा में हाइड्रोकार्बन के दहन से प्राप्त होता है, तो दोनों सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, मतलब तीसरा इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में कैसे योगदान देता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 46 का सी, यह वायुमंडल में गर्मी को फंसाता है। आंसर हो जाएगा सी। मीथेन इसकी संरचना के कारण मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में प्रति अणु वायुमंडल में अधिक गर्मी को ट्रैक करता है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक और शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। परमाणु मंडल में भागने पर ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को इंसुलेट करने वाले कंबल के रूप में कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस मीथेन तुलनात्मक रूप से अल्पकालीन है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन को चुनना है, तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा इसका ट्यूबलाइट में पारा वाष्प और आर्गन गैस कम दाब पे भरी जाती है, तो ये सही है। और यह प्लाज्मा अवस्था में खुद को बदल कर काम करता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है 148 का कमजोर अम्ल के जलीय घोल का तापमान बढ़ाने से pH का मान क्या होगा? तो pH का मान घटेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी।
कमजोर एसिड के जलीय घोल के तापमान में वृद्धि से पीएच का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट है, बायोमास से बायोगैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 149 का आंसर हो जाएगा ए, अवयव उपचार के लिए, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्सिन के कारण, कैप्सिन के कारण मिर्च में तीखापन की उपस्थिति तीखा होता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स ये हमारा पूरा ये टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।